नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुतिन साहब की आगामी जो यात्रा है भारत के लिए, वो बहुत ज्यादा चर्चित होने वाली है। और इस यात्रा से पहले बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में कि भारत के लिए यह यात्रा और रूस के लिए यह यात्रा किस तरीके से अहम साबित होने वाली है। ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस पर पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया इस यात्रा पर पैनी नजर बनाए हुए है और प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गया है। पश्चिमी देशों के द्वारा इस यात्रा को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। क्या क्या रक्षा सौदे हो सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में क्या डील हो सकती है, या फिर इससे बढ़कर सीमा पार कौन कौन सी डील या एग्रीमेंट भारत रूस के बीच में होने वाली हैं, इन सभी पर हम ही नहीं पूरी दुनिया सोच रही है। और विशेषतः अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है कि भारत क्या करने जा रहा है। चाइना इस पर पूरी तरीके से एक नजर बनाए हुए है कि डिफेंस के क्षेत्र में रसिया से भारत को क्या क्या प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में या फिर हम कहें डिफेंस के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी हमारा बराबर प्रतिद्वंदी है, या फिर मैं कहूं ज्यादा प्रतिद्वंदी है। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे कि भारत की जो यात्रा होने वाली है व्लादिमीर पुतिन की, जो कि 4 और 5 दिसंबर को होगी, यानी कल व्लादिमीर पुतिन भारत आ जाएंगे। उस यात्रा से पहले क्या क्या चीजें हो रही हैं और अब क्या होने वाला है, तकनीकी रूप से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर हो सकती है, राजनीतिक रूप से जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, सभी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो खबरें देखिए आप। यहां पर S-400 Su-57 सुखोई 57, इन दोनों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। S-400 के साथ साथ S-500 पर भी ये बताया जा रहा है कि भारत S-500 भी खरीद सकता है, Su-57 खरीद सकता है। पुतिन के भारत दौरे में कौन कौन से एजेंडे होंगे शामिल, रूस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। अच्छा, रूस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत सारे अनुमान लगाए हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का क्या सोचना है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। भारत में तैनात होगी रूसी सेना, पुतिन के दौरे से पहले मिलिट्री सहयोग समझौते को मंजूरी। देखिए, एक एग्रीमेंट पुतिन साहब के आने से पहले ही हो चुका है। भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट, जिसे रेलोस कह रहे हैं हम, वो ऑलरेडी पहले से चर्चा में था, वो पहले से पेंडिंग में था। यहाँ विजिट से पहले, यानी राष्ट्रपति जो हैं उनकी विजिट से पहले उस पर मोहर लगा दी गई है, वो ऑलमोस्ट क्लियर है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या चीजें हैं। यहाँ देखिए, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो रेलोस पैक्ट है उसको तो पहले से ही रेटिफाई कर दिया गया है, पुतिन की यात्रा से पहले ही कर दिया गया है। लेकिन अब एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और जियो पॉलिटिक्स के रिलेशन में क्या क्या बदलाव होंगे, उन सभी पर सारे न्यूज़पेपर जो है यहाँ अपना कुछ लिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि आपको पता है, 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर रहेंगे। और भारत और रूस के बीच में एक एनुअल समिट होता है, जिसे आप शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, भारत रूस शिखर सम्मेलन। ये हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पधारते हैं, भारत आते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद 4 साल बाद ये पुतिन की पहली यात्रा है, राष्ट्रपति पुतिन की पहली यात्रा है, इसलिए ये खास है। और ये ऐसे समय पर है जहां पूरी दुनिया, इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला है। पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर जो है वो परिवर्तित होने लगा है। और भारत और अमेरिका के संबंध जो बहुत अच्छे हुआ करते थे 4 साल पहले, अब इस समय कहीं ना कहीं उनमें तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में रूस के राष्ट्रपति का यहां आना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ग्लोबल स्तर पर खेमा बदल रहा है और उसके साथ हथियारों की सप्लाई चेन में भी बदलाव आया है। इन दोनों के पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन में जारी जंग है, और इस जंग के शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। रूस के लिए भी बन चुका है, यूक्रेन के लिए भी बन चुका है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। जैसे रूस तो इस युद्ध को अभी
किसी भी तरीके से रोकने के मूड में नहीं है जब तक उसकी जितनी भी जो उसने सोचा है वो पूरा कुछ नहीं हो जाए। और उधर यूक्रेन इस पे झुकने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन कंट्री झुकने को उसे झुकने नहीं दे रहे हैं, उसका कहीं से बैक सपोर्ट कुछ ना कुछ तो हद तक तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी वर्ग के लिए हम आपको बता दें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स हमने आपके लिए ऑफर किया हुआ है। यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पीएसआई, इन सभी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री कम मेंस का जो बैच है वो अवेलेबल है। आप किसी भी इंक्वायरी के लिए यहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए कूपन कोड लगाना ना भूलें, आपको 25% डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। जो ऑफर प्राइस है उस पर ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कीमतें और कम हो जाएंगी। चलिए अब देखो, यहां पर एक चीज समझो कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं जब कल यहां पर पधारेंगे, कल यहां पर आएंगे भारत में, उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने वहां की जो न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, वहां पर बड़े बयान दिए हैं। यानी बहुत कुछ वहां पर क्लियर किया है कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है। एक्चुअल में इनसे पूछा गया कि भाई भारत और रूस के संबंध किस ओर जा रहे हैं, किस मोड़ पर जा रहे हैं, कहां तक प्रगाढ़ हो सकते हैं और इनके मायने क्या हैं। तो इन्होंने सारी चीजें क्लियर की। इन्होंने कहा कि रूस और चीन का जो संबंध है वो सीमा पार, यानी सीमा से परे है, सीमाओं से परे है, बहुत गहरा संबंध है रूस और चीन के बीच में, बहुत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा एक इमोशनल अटैचमेंट इन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन यहां पर ये क्लियर ये भी कर रहे हैं कि जैसा संबंध चीन के साथ है वैसा ही भारत का रूस के साथ भी है, और भारत से किसी भी स्तर पर हमारे संबंध कमजोर नहीं है और हम चाहते हैं कि ये संबंध और आगे बढ़े। अगर आप पूरी न्यूज को देखेंगे तो यहां पर ये नजर आएगा कि रूस ने सब कुछ भारत पर छोड़ दिया है कि हम तो हर हद तक संबंध बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस हद तक हमें अनुमति देंगे। यानी सब कुछ भारत पर डिपेंड है, ये भारत पर निर्भर करता है कि किस हद तक आगे बढ़ने के लिए भारत तैयार है। ये दिमित्री पेस्कोव का स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पुतिन के ये प्रवक्ता है और इन्हीं के द्वारा सारी बातें बाहर रखी जाती हैं। इन्होंने कहा चीन हमारा खास रणनीतिक साझेदार है, चीन के साथ बहुत अच्छी उच्च स्तर का सहयोग है जैसा कि भारत के साथ है। हम चीन के साथ सीमाओं से परे सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत के साथ भी हमारा यही रुख है। यानी चीन और भारत दोनों को साथ लेकर रूस चलना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप इसको एनालिसिस करेंगे इस पूरी बात को, तो रूस के दिमाग में एक ये भी बात है कि रूस चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता, या फिर कह सकते हैं कि चीन का एक पिछलग्गू देश नहीं बनना चाहता। रूस अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है और इसीलिए भारत के साथ रूस का आना, भारत के साथ रणनीतिक और सामरिक संबंध बढ़ाना, व्यापारिक संबंध बढ़ाना रूस की एक मजबूरी भी है और रूस चाहता भी है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं शुरू से। तो भारत को कहीं भी वो पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए हर तरह के प्रयास रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है, यही कारण है कि हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना की बात हो रही है, क्योंकि देखिए भारत पर दबाव इस समय हालांकि अमेरिका से है, लेकिन रूस और चीन के बीच में जो संबंध है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत इसमें हेजिटेशन में रहता है कि भाई किस हद तक रूस और चीन आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत को भी उन्हें काउंटर बैलेंस करके आगे चलना है। अब यहां पर आप एक और चीज देखें, प्रतिबंधों के बीच रूस को रूस की अपने लिए रणनीतिक गुंजाइश तलाशने की कोशिश है। देखिए रूस का मानना है कि नए शीत युद्ध की स्थिति बन चुकी है। शीत युद्ध में आप सभी को पता होगा कि रूस और अमेरिका ने एक पूरी तरीके से जो पूरा वर्ल्ड था उसको अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर लिया था। यानी दो गुट बन गए थे, एक अमेरिकी गुट और एक रूसी गुट, और बहुत सारे देश अमेरिका के साथ आए, बहुत सारे रूस के साथ आए, लेकिन भारत हमेशा गुट निरपेक्ष की स्थिति में रहा। भारत ने कभी भी खुलकर किसी एक गुट में शामिल होने की स्थिति पैदा नहीं की, और यहां पर यह बात अभी भी समझते हैं कि भारत सभी को बैलेंस कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिका और इधर चाइना और रूस मिलकर दोनों एक गुट बना रहे हैं, और ये जो गुटबाजी चल रही है उसमें भारत
कहीं ना कहीं बीच में है। भारत की भूमिका इन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत अपनी स्थिति को बनाए रखे हुए है। भारत को अच्छी तरह पता है कि हमें जितनी आवश्यकता रूस रूस की है उतनी आवश्यकता अमेरिका की भी है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ हमारे अलग अलग हित हैं और उन दोनों को साधना है। यहां पर देखिए आप, चीन और रूस दोनों अमेरिका को प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं मानता। भारत कभी भी ऐसा नहीं मानता है कि अमेरिका हमारा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि भारत को डेवलपमेंट के लिए यूएसए की आवश्यकता है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइज और स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी के लिए रसिया और चाइना के साथ भी हमारी साझेदारियां चल रही हैं। लेकिन चाइना से हम इतनी उम्मीद नहीं करते, लेकिन रूस से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। रूस और चीन की सीमाओं से परे संबंध उनकी जरूरत के हिसाब से है। दूसरी तरफ भारत की जरूरत रूस, चीन और अमेरिका तीनों से है। देखिए, अमेरिका से हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रूस से हम एनर्जी और डिफेंस की डील कर रहे हैं, तो चाइना से हमें व्यापारिक संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला देश चाइना इस समय बना हुआ है। लेकिन यहां पुतिन की जो यात्रा है, राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा है, वो भारत के लिए इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी, क्योंकि भारत जब रूस से संबंध आगे बढ़ाएगा तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा, या फिर मैं कहूं कि इसके डिसीजन सीधे सीधे कहीं ना कहीं वाशिंगटन से भी लिए जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस पर नजर बनाए हुए हैं। और भारत की स्थिति क्या है आप समझिए। भारत की स्थिति यह है कि हम यूएसए से हमारा जो व्यापार है वो 129 अरब डॉलर का था 2024 में, और इसमें से हम 45 अरब डॉलर के सरप्लस में हैं। यानी यहां से हमें बहुत कुछ फायदा होता है अगर हम ट्रेड करते हैं यूएसए से। लेकिन वहीं रसिया की बात करें तो 2024 में 68 अरब डॉलर के आसपास का व्यापार हुआ है, जो पहले कभी मुश्किल से 15-16 अरब डॉलर हुआ करता था, अब वो 65 या 68 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। लेकिन इसमें भारत एक्सपोर्ट कितना करता है? भारत एक्सपोर्ट करता है मात्र 4 अरब डॉलर, 4 बिलियन डॉलर के आसपास ही हम एक्सपोर्ट करते हैं रूस को, लेकिन बाकी का हम सब कुछ रूस से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि रूस से हमारा जो व्यापार है वो सरप्लस में नहीं है, लेकिन अमेरिका से सरप्लस में है। लेकिन रूस से हमारी दूसरी जरूरतें, हमें सस्ता कच्चा तेल मिलता है, हमें डिफेंस के इक्विपमेंट औरों की तुलना में सस्ते मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और एक लंबी साझेदारी हमारी रूस से बनी हुई है। तो कहने का मतलब दोनों को साथ लेकर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 दिसंबर को ये सारी चीजें जब इन पर नजर बनी हुई हैं, तो इसकी प्रतिक्रियाएं वैश्विक स्तर पर होना लाजमी था, और इसकी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। देखिए कैसे। 1 दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत हैं फिलिप एकरमैन, और फ्रांस के राजदूत हैं थ्री मथोउ, ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून। इन सभी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छापा है, और इस लेख में ये बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। और यहां पर इस पूरे लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये क्लियर ये करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रूस चाहे तो युद्ध को रोक सकता है, और लेकिन रूस जानबूझकर कहीं ना कहीं इसे लंबा खींच रहा है। और इसमें फिर भारत की बात आती है। ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहले कह चुके हैं कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ये भी कहना चाह रहे हैं ये लोग कि भारत रूस के साथ में जब व्यापार बढ़ा रहा है, रूस को जब वो इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट कर रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। यानी भारत को जिम्मेदार ठहराने की एक यहां पर कोशिश भी की गई है। हालांकि भारत ने इसका जवाब दे दिया है, और इसकी निंदा की गई है भारत की ओर से। भारत ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के आगमन से पहले इस तरह की बातें करना एक तरीके से रूसी राष्ट्रपति और भारत की अस्मिता का अपमान है। यानी इसका आपको क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें आपको नहीं लिखनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब बातें आगे शुरू हो गई हैं। चलिए, ये तो थी राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले की जो प्रतिक्रियाएं हैं, और किन किन चीजों पर जो विशेषज्ञ क्या बात कर रहे हैं उस पर बात। अब हम बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के आने से पहले अभी हमें पता है कि डिफेंस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में डेफिनेटली बहुत बड़ी डील होने वाली है।
यहां पर मेगा डील रसिया के साथ इस बार हो सकती हैं और ये ऐसी डील होंगी जो वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगी, दुनिया को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेंगी। बहुत कुछ भारत यहां पर डील करने वाला है। लेकिन पहले ही यहां इनके आने से पहले ही एक डील ऑलरेडी हो चुकी है, उस पर बात करें हम। एक्चुअल में 18 फरवरी को मॉस्को में भारत के राजदूत हैं विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रेलोस। ये जो एग्रीमेंट है ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अब रूस की जो रूसी संसद का जो निचला सदन है स्टेट ड्यूमा ने इसे बाकायदा साइट पर डाल दिया है, यानी इसको मोहर लगा दी है, मंजूरी दे दी है। ये एग्रीमेंट अब भारत की ओर से फाइनल हो जाएगा, यानी ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ये एग्रीमेंट जब कंप्लीट होगा तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, रूस को इससे क्या फायदा होगा? दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए जाएंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उनको रेलोस यानी रेलोस जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभियान जो है उनको यहां पर एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी भारत मानवीय सहायता के क्षेत्र में अभी भी करते हैं हम एक दूसरे की, रूस और भारत के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं, लेकिन अब इन पर और अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। पोतों की मरम्मत और ईंधन की भराई, मतलब जो समुद्र में जो जहाज हैं उनकी मेंटेनेंस और उन जो जहाज है उनमें रिफ्यूलिंग, इन सभी के अधिकार दोनों देश एक दूसरे को देंगे। किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की कोई आपत्ति आने पर, किस विपदा आने पर चिकित्सा सहायता, मेडिकल असिस्टेंस के रूप में दोनों देश एक दूसरे के लिए काम करेंगे। एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग आसान हो जाएगा। और दोस्तों इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा जा रहा है कि रूस की सेनाएं कुछ हद तक भारत के एयरबेस पर तैनात कर दी जाएंगी और ऐसा होने पर जो पड़ोसी देश हैं, चाइना है, इन सभी को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच ये एग्रीमेंट अपने आप में बहुत बड़ा साबित होगा। आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन आर्कटिक रीजन में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पहले से भी चलते हैं, इनको फिर बढ़ाया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन। कहने का मतलब रेलोस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके तहत ये सारी चीजें अब भारत और रूस के बीच में होने वाली हैं। भारत इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि देखिए कि नौसेना के तलवार श्रेणी के जो फ्रिगेट हैं, विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, इन सभी के लिए इन सभी का संचालन जो है आर्कटिक परिस्थितियों में भारत करने में सक्षम होगा जब रूस जो है, क्योंकि ये तलवार श्रेणी के फ्रिगेट हमारे पास ऑलरेडी हैं, INS विक्रमादित्य रूस से है, इनके संचालन में हमें और ज्यादा सहूलियत होने वाली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। रूसी नौसेना भारतीय नौसैनिक अड्डों का जब उपयोग करेगी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेगी, जिससे विशेषज्ञ चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ संतुलन के रूप में देख रहे हैं। यानी चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ये कदम काफी अच्छा हो सकता है। फिर एक कयास जो कि सबसे ज्यादा है वो ये है, ये तो ऑलमोस्ट क्लियर ही समझिए कि S-400 की हम और लगभग 4 से 5 बैटरी खरीद रहे हैं। S-400 की लगभग 5 बैटरी हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में इसकी क्षमता को सभी, हम भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है। और भले ही देखिए पाकिस्तान की तरफ से कितना भी झूठ फैलाया जाए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि S-400 जो है वो कितना कारगर हुआ था। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत इसको खरीदने पर, इसकी संख्या बढ़ाने पर पूरी तरीके से तैयार है, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसको खरीदेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ एक और बात जो है वो है S-500। देखो, अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत खरीदता है तो ये मान के चलिए डिफेंस सिस्टम या फिर मैं कहूं एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भारत का कोई तोड़ नहीं होगा। S-400 और S-500 दोनों का एक साथ होना, रूस के बाद भारत इकलौता देश होगा जिसके पास ये दोनों वायु रक्षा प्रणाली होंगी। और ये मान के चलिए S-500 इतना कारगर है कि यह जमीन पर ही नहीं, यह अंतरिक्ष में भी किसी भी प्रकार के हमले को रोकने में सक्षम है। तो भारत S-500 पर भी मोहर लगा सकता है और 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57
को खरीदे जाने के भी पूरे चांसेस हैं। अब ये 4 और 5 यानी कल और परसों 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत ने क्या क्या डील की है। देखिए, इन पर अलग से एक वीडियो मैंने S-400 S-500 पर बनाया है जो जल्दी अपलोड होगा, और एक हम Su-57 की कुछ ऐसी विशेषताएं जो दुनिया के किसी फाइटर जेट में नहीं है उन पर भी हम बात करेंगे, तो इन पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विजिट ऑफ पुतिन इन इंडिया। अब देखिए, यहां एक ट्रम्प फैक्टर भी निकल कर आ रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं ये टेंशन भी है कि जब हमारे संबंध, भारत और रूस के संबंध जब प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो पूरी दुनिया की नजर है, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं और चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब क्रूड ऑयल की बात आई तो 50% हम पर ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है। और जब उससे पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, पूछा भी नहीं गया, उन्होंने खुद ने कहा कि भारत की हमसे बात हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे वादा किया है कि वो अब तेल खरीदना बंद कर देंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे। ठीक है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि उनको टैरिफ देते रहना होगा और हो सकता है बहुत ज्यादा टैरिफ उनको देना होगा। तो कहने का मतलब टैरिफ की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जा सकता है, परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन भारत उसको अलग तरीके से काउंटर बैलेंस करेगा। भारत उसके लिए अलग तरीके से प्रयास कर रहा है। भारत सरकार यहां फिलहाल जो है, जो चीजें होनी हैं वो होके रहेंगी। व्यापक सहयोग किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक मुद्दे। यहां पर देखिए, पुतिन के रक्षा मंत्री हैं आंद्रेई बेलोसोव और बिजनेस डेलीगेशन, ये सभी साथ आ रहे हैं। बहुत सारे बैंक और कंपनी हैं, उनके सीईओ जो है वो साथ आ रहे हैं और भारत कई चीजों में यहां डिसीजन ले सकता है। पुतिन की जो यात्रा है उसमें पूरा बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है। ये सारी कंपनियां और एनर्जी सेक्टर और इन सब की बैंकिंग सिस्टम की जो कंपनियां हैं वो सभी यहाँ पर बताई हुई हैं, उनके सीईओ इनके साथ आ रहे हैं। रूसी तेल की बिक्री बढ़ेगी, यानी इस पर कहीं ना कहीं हम बढ़ा सकते हैं इसको। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। वैश्विक मंच जैसे कि आप ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, इन सभी में भारत और रूस की क्या भूमिका रहेगी, आगे हमें करना क्या है, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, यानी देखिए, रूस ने बाकायदा पहलगाम अटैक को कंडेम किया था, उसकी निंदा की थी, और दिल्ली में अभी जो लाल किले पर जो अटैक हुआ उस पर भी यहाँ रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, उसकी निंदा की गई थी। तो अब यहाँ ये भी सहमति बन सकती है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर दोनों देशों को क्या एक्शन लेने हैं। देखिए, भारत और रूस के 70 साल के अटूट संबंध हैं। सोवियत काल से भारत रक्षा सौदे को लेकर रूस के साथ में जुड़ा हुआ है, और पहले हम कहें कि डिफेंस के क्षेत्र में ऑलमोस्ट हम डिपेंड ही रूस पर थे। रूस से ही ज्यादातर हथियार हमने खरीदे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला बड़ा कदम है कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में बड़ी रक्षा रणनीतिक साझेदारी हो सकती है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि सन 2000 में 89% तक हम डिपेंड थे किस पर? रूस पर। यानी जितने भी जो आर्म्स हैं, मिलिट्री आर्म्स, जितनी भी चीजें या इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, वो हम इंपोर्ट ही कहां से करते थे? रसिया से। 2010 तक भी स्थिति 87% है। 2015 तक आप देखेंगे 60% के आसपास है, लेकिन 2024 में 40% है। अब इससे एक चीज समझ में आपको आनी चाहिए कि भारत इस समय अकेले रसिया पर डिपेंड नहीं है। भारत इस समय बहुत सोच समझ कर चल रहा है। हमने हमारी डिफेंस डील को भी डाइवर्सिफाई किया है। हमने अलग अलग देशों से जो जैसी आवश्यकता है डिफेंस डील की है, और स्वदेशीकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। यानी भारत में डिफेंस इक्विपमेंट अब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। तो जो 89% निर्भरता थी 2010 में, सॉरी सन 2000 में, अब वो 40% पर आ गई है। यानी हम टोटल 40% इक्विपमेंट जो है कहां से मंगाते हैं? रसिया से। क्या क्या चीजें मंगाते हैं उस पर भी एक नजर डालें। पहले सबसे बड़ा रेशियो था एयरक्राफ्ट का। रूस से हम एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा खरीदते थे, यानी जितनी हमारी डील होती थी 2020 तक, उनमें 56% जो है पार्ट था किसका? एयरक्राफ्ट का। फिर आर्मर्ड व्हीकल्स जो है उनका 22%, मिसाइल्स जो है उनका 18.7%, और बाकी के जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम, शिप, इंजन, नेवल वेपन्स, इन सब का बहुत कम परसेंटेज था। लेकिन 2024 की स्थिति बहुत अलग है।
यहां पर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट, यहां परसेंटेज बहुत कम हो गया है। 2023 में 12% था, यहां और भी कम हो गया है, 10% के आसपास मान लीजिए। यहां अगर आप देखें कि आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही हट गए। मिसाइल्स जो हैं उनका 17.3% है। और फिर सिप जो हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमने 65%, 66% के आसपास पैसा हमने खर्च किया है रूस से। किससे? सिप के मामले में। और 8% आपका इंजन जो है उनको खरीदा है, एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। इन सभी पर पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम 2023 में हमारा 31% पैसा इसी पर गया था, 12% पैसा 2022 में गया है। कहने का मतलब एयर डिफेंस सिस्टम, इंजन, नेवल वेपन, सिप, ये 4 चीजें अब हम ज्यादातर रसिया से क्या की हैं, हमने आयात की हैं। पहले जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह जिन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था उनको हमने कम कर दिया है, क्योंकि अब ये चीजें हम दूसरे देशों से भी डील कर रहे हैं और भारत खुद भी बना रहा है। यहां पर अगर आप व्यापार की बात करें, पिछले 9 वित्तीय वर्षों में भारत के कुल निर्यात का लगभग 0.7% से 1.1% जो निर्यात है वो रूस से होता है। मात्र 1% हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है, उसका 1% हमारा किससे होता है? रूस से होता है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट की बात करें, 2020-21 के बाद 2022-23 में 1.4% से बढ़कर ये 6.5% हो गया। यानी हम इंपोर्ट भी, हमारे कुल इंपोर्ट का 1.4% ही करते थे लगभग रूस से, लेकिन 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया? 6.5%। 24-25 में ये कितना हो गया? 9%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने रूस से इंपोर्ट तो बहुत बढ़ा दिया, 9% के आसपास पहुंच गए कुल इंपोर्ट का, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा वही 1% के आसपास बना हुआ है। तो कहने का मतलब रूस से हमारी जो डील होती है वो सरप्लस में नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट वो होता है, डेफिसिट होता है, इसमें घाटा होता है, व्यापार घाटा। लेकिन उसके दूसरे फायदे हैं, इसको इस नजर से ना देखें। रूस हमें दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध कराता है। रूस हमें अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, हर जरूरत को हमारी को पूरी करता है। तो इसलिए रूस से हमारे ये संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिका से संबंध भी हम बिगाड़ नहीं सकते, अमेरिका को भी ज्यादा दिन नाराज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अमेरिका से लगभग 45 अरब डॉलर का हमारे पास सरप्लस ट्रेड होता है। यानी 45 अरब डॉलर हम एक साल में अमेरिका से कमाते हैं, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आज का हमारा सेशन जिसकी हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले जिन जिन पहलुओं पर बात हो सकती है, जिन जिन चीजों को ध्यान रख सकते हैं, उन सभी पर हमने उन पॉइंट्स पर ध्यान दिया। और सेशन में आप सभी बने रहे, इसके लिए आप सभी को शुक्रिया। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।